Hello, friends. The topic is Factories Act of 1948. ऑब्जेक्टिव्स अगर देखेंगे फैक्ट्री एक्ट के, एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, प्रिवेंट हैप्पीजार्ड ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। ऑल्दो ये कायदा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने फैक्ट्रीज को अपने सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से उसको अडेप्ट करने के लिए। तो हेल्थ वेलफेयर सेफ्टी वर्कर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट्रीज भी किधर भी कैसे भी ग्रो नहीं हो सकते, एस्टेब्लिश नहीं हो सकते, उनको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। उसके बाद एप्लीकेबल, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उसको इंक्लूड करता है ये एक्ट। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो आप पूरी लिस्ट रटते बैठोगे, लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये एस्टेब्लिशमेंट इज अंडर डिफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। किसी भी तरीके की एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी कंपनी फैक्ट्री कैन बी डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले एरिया कौन सा इंक्लूडेड होता है, जो प्रीमाइसेस होते हैं फैक्ट्री के, जिसके अंदर सारा कामकाज चलता है, और प्रिसिंक्ट्स मतलब जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर का सब कुछ जो भी होगा, दैट विल एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। और वर्कर्स वर्किंग प्रिसीडिंग 12 मंथ्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ऐसी कोई भी जगह जहां पे, या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको फैक्ट्री माना जाएगा। या 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन वहां पे एक्चुअली कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टन थिंग्स। तो वो ये डेफिनेशंस याद रखिए, क्योंकि 10 या 10 से ज्यादा वर्कर होंगे विद पावर, विद इलेक्ट्रिसिटी, तो वो फैक्ट्री होती है। 20 या 20 से ज्यादा विदाउट पावर, तो उसको भी हम फैक्ट्री मानेंगे। डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन देखिए, 15 साल से अगर कोई छोटा होगा तो उसे बच्चा माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। एडोलसेंट को 15 से 18 के बीच में जो एज होगी उसको एडोलसेंट माना जाएगा। और 18 या 18 साल से कोई बड़ा है उम्र में तो उसको अडल्ट माना जाएगा। पावर क्या है स्टेट गवर्नमेंट के? स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। देखिए, लाइसेंसिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। इंस्पेक्टर चीफ, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है, स्टाफ अपॉइंटमेंट ये भी करता है। सारे इंस्पेक्टर इन चीफ, नॉर्मल इंस्पेक्टर, स्टाफ अपॉइंटमेंट भी स्टेट करता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो इंस्पेक्टर रहेगा। अपॉइंट सर्टिफाइंग सर्जन्स टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑफ द विच इज अवेलेबल इन द फैक्ट्री। तो सर्टिफाइंग सर्जन होता है जो गवर्नमेंट जिसको सर्टिफाई करते हैं। प्रोविजंस क्या क्या है, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस क्या क्या है? केप्ट क्लीन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। साफ सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पोजल को भी ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है ताकि एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो। डस्ट एंड फ्यूम शुड बी कंट्रोल अंडर परमिसिबल लिमिट। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन प्रिस्क्राइब लेवल्स की कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए उसका भी एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ओवर क्राउडिंग नहीं कर सकते। एडिक्वेट लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, और वॉशरूम्स हैं। वेलफेयर क्या क्या करेंगे? फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग, सिटिंग, स्टोरिंग क्लोथ्स, एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस। ठीक है, और अगर बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, हजार या हजार से ज्यादा वर्कर्स होंगे, तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। 500 या 500 से ज्यादा वर्कर होंगे तो एक एम्बुलेंस रूम रहेगी। फुल टाइम पेंशन ऑफिसर रहेगा। 250 या 250 से ज्यादा लोग होंगे तो कैंटीन की मस्ट है। 150 या 150 से ज्यादा लोग होंगे तो ड्रिंकिंग वाटर होना मस्ट है। या 30 या 30 से ज्यादा वर्कर होंगे तो क्रीचेस, जहाँ पे जो मदर्स होते हैं वो अपने बच्चों को रख सकते हैं ताकि बच्चों का ख्याल कोई रखे और औरतें अपना काम कर सके। सेफ्टी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सेफ्टी अप्लायंस, भाई आग लग जाए, कुछ और तरीके का कोई भी हो जाए तो वहां पे इक्विपमेंट होना चाहिए, सेफ्टी, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं? देखिए, एक हफ्ते में आप 48 आवर्स काम कर सकते हो, मतलब अगर संडे पकड़ेंगे छोड़ के, मतलब संडे को छुट्टी छुट्टी होगी, तो बाकी के 6 दिनों में 8 घंटा पर डे, तो 48 आवर्स। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट नॉट मोर देन 10.5 आवर्स। तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10.5 घंटा काम कर सकते हो इंक्लूडिंग रेस्ट। ऑन डेली बेसिस नॉट मोर देन 9 आवर्स। देखिए, डेली बेसिस पे 9 घंटे से ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 48 आवर्स होना चाहिए एक वीक में। और कंपल्सरी वीकली हॉलीडेज होने चाहिए, ठीक है, मतलब संडेज। इफ वर्क ऑन हॉलीडेज इमीडिएटली शुड बी गिवन ऑफ, कि भैया फटाक से छुट्टी मिल जानी चाहिए। अगर संडे को मैंने काम किया तो मंडे या ट्यूसडे मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अब इसमें से प्रैक्टिकली कितना होता है, सोचने लायक बात है। ओवर टाइम वेजेस, देखिए, अगर 9 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करते हो एक दिन में, या 48 आवर्स से आप ज्यादा काम करते हो एक वीक में, तो वर्किंग वेजेस विल डबल द रेट, तो वेजेस डबल हो जाएंगे।
ओवर टाइम इज नॉट पेएबल अगर वर्कर टूर पे जाता है, मतलब बाहर गांव जाता है जहाँ पे वो गया है, तो वहां पे ओवर टाइम का उसको अलग से पैसा नहीं मिलता है। टोटल वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंक्लूडिंग ओवर टाइम इन अ वीक शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स। देखिए, एक वीक में 60 घंटे से ज्यादा इंडिविजुअल काम नहीं करवाना चाहिए, वो एक्सप्लॉयटेशन या फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमन, देखो, औरतों के लिए अलग कायदा है। दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिटवीन 6 PM टू सुबह के 7 बजे तक। शाम के 6 से सुबह के 7 तक आप नहीं अलाउ कर सकते, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में आप कर सकते हो, उनको उस हिसाब से फैसिलिटीज देने पड़ेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एक्सेप्शंस बट अंडर नो कंडीशंस फ्रॉम 10 रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। गवर्नमेंट में अगर कोई औरत काम करती है तो भी रात के 10 बजे के बाद और सुबह 5 तक औरतों को आप काम पे नहीं बुला सकते। लीव अर्न फॉर वर्किंग 1 डे फॉर 20 days प्रोवाइडेड वर्क फॉर 240 days इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो हर 20 दिन के लिए एक छुट्टी मिलनी चाहिए अगर आपने पिछले 240 दिन आपने काम किया है। और जो बच्चा होता है, मतलब 15 से 18 के एज ग्रुप में अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो 15 दिन के बाद उसको एक छुट्टी मिलनी चाहिए। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट अगर आप ठीक से देखोगे तो बच्चे जो होते हैं उनको रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। और एक सर्जन ने उनको चेक करना चाहिए कि बच्चा 15 साल से बड़ा हो या 14-15 साल से बड़ा हो, क्योंकि 14 साल से नीचे अगर बच्चा होगा तो उसको आप जॉब पे नहीं रख सकते, वो चाइल्ड लेबर कहलवाता है। और हमारे देश में 14 साल के नीचे के बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इट विल बी कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर, जो कि क्राइम है। तो अगर 14-15 साल का अगर कोई बच्चा है तो दिन में मैक्सिमम 4.5 घंटे वो काम कर सकता है पर दिन या पर नाइट, उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता। एडोलसेंट होते हैं, मतलब जो 15 से 18, हमने जो डेफिनेशन देखा, जो बच्चा 15 से 18 साल के बीच में होता है उनको शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आप एम्प्लॉय नहीं करवा सकते। एंड यू टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ऑल चाइल्ड वर्कर्स, उनका अलग रजिस्टर होगा। तो ये सारे जो फैक्चुअल डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटिस ऑफ एक्सीडेंटल और डिजीज एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ डेंजरस गैस एंड देयर परमिसिबल लिमिट सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट में परमिट किए गए हैं, जैसे कि वाइजा गैस लीक जो हुआ था, स्टर्लिंग गैस, तो ये उस लिस्ट में 102 इसका नंबर है, तो स्टर्लिंग गैस 102। डेंजरस अकरेंसेस स्पेसिफाइड डिजीज लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, तो इसका जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर सारे डिजीज मेंशन किए गए हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में जिसकी वजह से मौत होती है, सो एक्सीडेंट कॉजेज डेथ, मेक इंक्वायरी विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए कि गलती फैक्ट्री की कुछ मशीनरी की है कि कोई और मैटर था। इन्फॉर्म टू फैक्ट्री इंस्पेक्टर इफ डिसेबल्ड ऑफ मोर देन 48 आवर्स, बंदा डिसेबल्ड हो गया है तो 48 आवर्स के अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे एबेस्टोसिस, जहाँ पे मिनरल सिलिकोसिस ये बहुत सारा फैलता है, तो उसके वजह से भी डिजीज हो सकती है, तो उनको उससे सेफ्टी इक्विपमेंट देके ही काम करवाना जरूरी है, लेकिन कई जगह पे ये फॉलो नहीं होता है। Application regarding hazardous processes or substances, you have to appoint a safety committee and information should be given immediately as soon as possible, क्योंकि इंक्वायरी करके जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए वर्कर को। बाकी की जो चीजें हैं, पेनल्टीज फॉर बोथ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को भी, दोनों को पेनल्टीज अगर दोनों अपनी तरफ से गलती करते हैं। और हजार्डस प्रोसेस को भी डिफाइन किया गया है, उन एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में क्या है, क्या टाइमिंग आवर्स क्या होते हैं, एज ग्रुप क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो दैट वाज द टॉपिक गाइस, थैंक यू।